Government of the people, by the people, for the people, shall not perish from the earth. ये लोकप्रिय शब्द है अब्राहम लिंकन के डेमोक्रेसी को लेके, लोकतंत्र को लेके। पर क्या है सच में डेमोक्रेसी? जिस शब्द को हम रोज़ सुनते हैं, जो इंटीग्रल पार्ट बन गया है हमारी सोसाइटी का, उसका सच्चाई में मतलब क्या है, उसका ओरिजिन क्या है, क्या इतिहास है डेमोक्रेसी का, और वो क्या मायने रखता है हमारी डे टू डे लाइफ में, और इंडिया की डेमोक्रेसी कैसे पूरी दुनिया की डेमोक्रेसी से अलग है। साथ में हम ये भी जानेंगे कैसे कुछ देश डेमोक्रेसी होते हैं और कुछ देश सिर्फ पर्दा करते हैं डेमोक्रेसी होने का। तो चलिए जानते हैं कि आखिर सच में क्या डेमोक्रेसी होती है, और साथ ही में हम ये भी जानेंगे कि कैसे बुद्धा और महावीरा का कनेक्शन है डेमोक्रेसी से। तो चलिए, मैं हूँ अंशेश्वरी लक्ष्मी और जानते हैं डेमोक्रेसी क्या है, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी। किसी नेता ने कहा भी कि भारत का लोकतंत्र विचित्र लोकतंत्र है। डेमोक्रेसी शब्द और कॉन्सेप्ट कोई नए नहीं है, बल्कि ये बहुत पुराने हैं। इतने पुराने जितना इंसान का इतिहास है, जहाँ पे हम देखते हैं कि जब इंसान हंटिंग और गैदरिंग करते थे तो वो मिलके एक लीडर को चुनते थे जो उन्हें काबिल लगता था, जो कहीं ना कहीं नींव है डेमोक्रेसी की। पर अगर हमें प्रॉपर इम्प्लीकेशन देखना हो डेमोक्रेसी का, जहाँ हम देख सकते हो कि प्रॉपरली डेमोक्रेसी अप्लाइड होती हो, तो हम इसको देखते हैं एथेंस की सोसाइटी में, जो 100 या 200 साल पहले की सोसाइटी नहीं है, पर 1000 साल पुरानी, यानी 5th से लेके 4th सेंचुरी BCE में हम देखते हैं, जहाँ पे 507 BCE में क्लिस्टेनेस के अंदर एथेंस सोसाइटी में डेमोक्रेसी आती है। दरअसल ग्रीस उस वक्त कोई देश नहीं था, बल्कि सिटी स्टेट्स में बता हुआ था, जहाँ पे हर एक सिटी स्टेट का अपना एक रूल था, और उन्हीं सिटी स्टेट में एक आता था एथेंस। वही सिटी स्टेट जहाँ से डेमोक्रेसी वर्ड भी आया है, जहाँ पे डेमोस का मतलब है पीपल और क्रेटोस का मतलब है रूल, जिसका मतलब है रूल ऑफ द पीपल, लोगों का शासन। और इसी से हम देखते हैं कि कैसे डेमोक्रेसी शब्द आता है। एथेंस के लोग हर हफ्ते और साल में 40 बार मिलते थे, जहाँ पे वो वोटिंग हाथ उठा के करते थे, जो कहीं ना कहीं डायरेक्ट डेमोक्रेसी का फॉर्म दिखाता है। और ये सिस्टम 2 सेंचुरीज तक चलता है, पर धीरे धीरे ये सिस्टम खत्म होता है और रोम में शिफ्ट होता है, जहाँ पे रोम में रिपब्लिक बनती है, जो कि ओलिगार्की से होती है। अब आप पूछेंगे एक ओलिगार्की क्या होती है? जैसे ओलिगार्की ग्रुप ऑफ पीपल होते थे, जहाँ पे लोग मिल के एक डिसीजन लेते थे कि क्या करना है और क्या नहीं। और इस ओलिगार्कीज में, रोम की रिपब्लिक में, सिर्फ एलाइट और नोबल लोग ही होते थे, जो कहीं ना कहीं दिखाता है ये पूरी तरीके से डेमोक्रेटिक नहीं होती है। जहाँ पे एथेंस में भी हम देखते हैं कि स्लेव, वुमेन और फॉरेनर्स को नहीं अलाउ होता है इनमें भाग लेने का, जो दोनों ही जगह पूरी सोसाइटी को या नहीं रहता इन डिसीजंस और इस सिस्टम में इन्वॉल्व होने का। भले ही पूरी तरीके से इन्वॉल्व नहीं करता था, पर ये एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी थी, जहाँ पे डायरेक्टली लोग अपनी डिसीजन लेते थे, डायरेक्टली लोग पार्ट करते थे डिसीजंस में। पर इसी समय जो भी इंटेलेक्चुअल थे वो इस सिस्टम को बहुत ही खराब मानते थे। जहाँ पे सेक्रेटस और एरिस्टोटल तो कहते थे कि डेमोक्रेटिक सिस्टम तो ज्यादा पतन की ओर ले जाता है। जहाँ पे मॉन्टेस्क्यू का एक बहुत फेमस कोट भी है, जो कहता है इफ अ रिपब्लिक इज स्मॉल इट इज डिस्ट्रॉयड बाय आउटसाइड फोर्स एंड इफ इट इज लार्ज इट इज डिस्ट्रॉयड बाय इंटरनल। जहाँ पे ये कहते हैं कि कैसे डेमोक्रेसी उस वक्त पसंद नहीं की जाती थी इंटेलेक्चुअल्स के द्वारा, पर जो इंटेलेक्चुअल कहते थे कि डेमोक्रेसी कहीं प्रैक्टिकली काम नहीं आ सकती, और जो वो इम्प्लाई नहीं हो सकती वो आगे चल के कैसे इम्प्लाई भी होती है और प्रैक्टिकली आ भी जाती है, हम वो देखेंगे। पर आप सोच होंगे क्या 1000 साल पहले हम सिर्फ ग्रीस में इसके ट्रेसेस देखते हैं डेमोक्रेसी के? क्या इंडिया में हम डेमोक्रेटिक सिस्टम देख सकते हैं? तो हाँ, इंडिया का डेमोक्रेटिक सिस्टम सिर्फ आज़ादी के टाइम ही नहीं आया था, बल्कि यहाँ पे बहुत पहले से भी हम देख सकते हैं इसके ट्रेसेस। जहाँ पे वैशाली बिहार में, जो कि वाजी के अंदर आता था, जो 16 महाजनपदास के अंदर आता था, वहाँ पे हम एक संघास देख सकते हैं, जो कि संघास एक तरह की ओलिगार्कीज होते थे, जहाँ पे लोग मिलके डिसीजन लेते थे। और इन्हीं महाजनपदास में हम ये ओलिगार्कीज देख सकते हैं। और आपको क्या पता है, एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि बुद्धा और महावीरा, जिन्होंने 2 बहुत बड़ी जैनिज्म और बुद्धिज्म की आइडियोलॉजी दी, वो दरअसल इन्हीं संघास से आते थे। और ऐसे हम देख सकते हैं इंडिया में डेमोक्रेसी के ट्रेसेस। पर इंडिया हो या ग्रीक हो, हम हर जगह देख सकते
कि कैसे डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं बचता है और उसके प्रैक्टिस सिस्टम बिल्कुल ही खत्म हो जाते हैं, जहाँ पे मोनार्की आती है और मोनार्कियल सिस्टम शुरू होता है। पर मॉडर्न एरा में अमेरिकन और फ्रेंच रिवॉल्यूशन के साथ एक ऐसा लहर आती है जहाँ पे डेमोक्रेसी का हर जगह नाम होता है। पर आखिर क्या होता है कि जो डेमोक्रेसी इतने सालों से दफन थी, एकदम से उसका उदय होता है? तो इसके दो बहुत बड़े कारण हैं। सबसे पहला प्रिंटिंग प्रेस और दूसरा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। अब आप कहेंगे प्रिंटिंग प्रेस और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का क्या मतलब है डेमोक्रेसी से? तो हाँ, एक प्रिंटिंग प्रेस, एक प्रिंटिंग मशीन की वजह से रिवॉल्यूशन आए थे। चलिए जानते हैं कैसे। इसको समझने के लिए हमें आज की चीज़ें लेनी पड़ेंगी, जैसे सोशल मीडिया आज के समय में किसी भी चीज़ की, कहीं की भी आइडियोलॉजी, कहीं की भी न्यूज़, कहीं की भी बात हमें तुरंत पहुंचा देता है। जो नॉलेज पहले लिमिटेड थी, कुछ दिनों के लिए जो हमसे दूर थी, आज हम वो कहीं पे भी कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। वैसे ही प्रिंटिंग प्रेस ने भी काम किया। उस समय बुक्स बहुत ज़्यादा लिमिटेड होती थी, जहाँ पे किसी भी बुक की कॉपी बनाने में महीनों और कई बार साल लग जाते थे। वही प्रिंटिंग प्रेस ने इस काम को बहुत आसान कर दिया। जहाँ पे सिर्फ 5 कॉपी बनाने में सालों लग जाते थे, वहाँ पे 100 कॉपीज़ कुछ महीनों में बन जाती थी, जिसने एकदम से रिवॉल्यूशन लाया नॉलेज का। जो नॉलेज लिमिटेड थी सिर्फ कुछ जगहों तक और कुछ लोगों तक, वो एकदम से हर जगह पहुंचने लगे, हर किसी के पास पहुंचने लगे। और इसी का साथ दिया इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने, जहाँ पे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से एक नई क्लास उभर के आई। देखिए, पहले जो थी वो सिर्फ 2 क्लासेस थी, एक थी रिचर क्लास और एक थी पुअर क्लास। और पुअर क्लास अनएजुकेटेड थी और सप्रेस थी। पर क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया और ट्रेड बढ़ा, तो उससे एक नई क्लास उभर के आई जिसे कहते हैं मिडिल क्लास। और मिडिल क्लास एक ऐसी क्लास थी जिसके पास एजुकेशन भी थी, पर उसके साथ सप्रेशन भी हो रहा था, जहाँ उन्होंने नई आइडियोलॉजीज़ भी निकाली, अपनी बात भी निकाली, और जो पुरानी आइडियोलॉजीज़ दफन थी उन्हें भी निकाला। जो पुराने सिस्टम थे उन्हें अपने नए आइडियाज़ के साथ मिला के उन्होंने एक नया सिस्टम खड़ा किया डेमोक्रेसी का, जहाँ पे पहले डायरेक्ट डेमोक्रेसी थी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा फ्लॉज भी थे और डेमोक्रेसी चल नहीं पा रही थी। इन लोगों ने उसको समझ के एक नई डेमोक्रेसी लाई जिसका नाम था रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, जो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के अंडर आ जाती है। जिसकी वजह से लोग किसी स्किल्ड इंसान को चुनते थे, किसी ऐसे इंसान को चुनते थे वो जो स्किल भी होता था और जो उनके लिए डिसीजन ले सकता था। और कहीं ना कहीं इस वजह से डेमोक्रेसी वापस से लास्ट होना शुरू हो गई, उसका पतन नहीं हुआ और डेमोक्रेसी हमारे बीच आ गई। ऐसे डेमोक्रेसी हमारे सिस्टम में आई। हमने डेमोक्रेसी का इवोल्यूशन तो देख लिया वर्ल्ड वाइड, पर आखिर इंडिया की डेमोक्रेसी कैसे बाकी दुनिया की डेमोक्रेसी से अलग है? कैसे भारतीय लोकतंत्र पूरी दुनिया से अलग स्टैंड करता है और कैसे इंडिया का लोकतंत्र आया? तो चलिए जानते हैं। इसको समझने के लिए इंडिया जब आज़ाद हुआ था तब हमें जाना होगा। कहा जाता है इंडिया का आज़ाद होने वाला समय सबसे ख़राब था, क्योंकि पार्टीशन था, कम्युनल राइट्स थे, गरीबी थी, इनइक्वालिटी थी और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, जहाँ पे डाइवर्सिटी को भी लेके चलना था और लार्ज पॉपुलेशन भी थी जो कि इलिटरेट थी, जिसकी वजह से लोकतंत्र लाना काफ़ी मुश्किल माना जाता था। पर हमारे लीडर्स शुरुआत से ही लोकतंत्र के साथ ही थे, जहाँ पे हम देख सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब पूछा गया कि आप यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज के लिए एग्री करते हैं, तो सब ने हाँ बोला था। जैसे यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज का मतलब है कि एक सर्टेन एज से ऊपर सबको वोटिंग राइट्स हो, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी रेस का हो, चाहे वो किसी जेंडर का हो या कोई भी हो, किसी भी रीजन से आता हो, पर अगर वो इंडियन होगा तो उसे वोटिंग राइट मिलेगा। पर उसी समय जहाँ बहुत सारे देश किसी रेस को, किसी कम्युनिटी को या वुमेन को वोटिंग राइट नहीं देते थे, वहीं पे इंडियन लीडर्स ने चुना कि वो सबको वोटिंग राइट देंगे, जो दिखाता है कि इंडियन लीडर्स ने शुरुआत से इक्वालिटी, फ्रीडम और सोशल जस्टिस को चुना था, जो कि हम देख सकते हैं जवाहरलाल नेहरू जी की ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन की स्पीच में, जहाँ पे वो कहते हैं कि इक्वालिटी, फ्रीडम और सोशल जस्टिस ही हमारा बेस है और उसी के लिए हम लड़ते आए हैं सालों से, जो कि दिखाता है कि इंडियन लीडर्स शुरुआत से ही लोकतंत्र के साथ में थे। पर इसमें बहुत ज़्यादा ही चैलेंजेस थे, जहाँ पे वर्ल्ड के न्यूज़पेपर हंसी वो उड़ाते थे इंडिया के कि आखिर इंडिया कैसे डेमोक्रेसी रह सकता है, एक ऐसा देश जहाँ की आधी से ज़्यादा जनता इलिटरेट है, अनपढ़ है, आखिर वो कैसे डेमोक्रेसी रह सकता है। जहाँ हमारे पहले इलेक्शन जब 1952 में हुए थे, जहाँ वर्ल्ड ने उसे बिगेस्ट गैम्बल कहा था, वहीं पे इंडिया ने लोकतंत्र को प्रूफ करके दिखाया। जहाँ दुनिया को लगता था कि इंडिया तो कुछ सालों में ही लोकतंत्र से तानाशाही या लोकतंत्र गिर जाएगा, वहीं पे इंडिया ने प्रूफ किया, भारत ने प्रूफ किया कि वो एक लोकतंत्र, एक डेमोक्रेसी है। और ऐसे हमारी डेमोक्रेसी आई और हमारे लीडर्स ने हमेशा इक्वालिटी और लोकतंत्र को चुना।
एक क्वेश्चन उठता है जो आज हर जगह उठाया जा रहा है, क्या इंडिया एक डेमोक्रेसी है? एक बहुत बड़ा क्वेश्चन उठता है कि कैसे हम एक देश को डेमोक्रेसी कह सकते हैं और कैसे एक देश सिर्फ डेमोक्रेसी का पर्दा लिए होता है। तो इसको जानने के लिए हमें कुछ चीज़ें समझनी होंगी। हम समझते हैं कि डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ वोटिंग राइट्स और रेगुलर इलेक्शन होना हो कि लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव चुन सकें, पर नहीं, सिर्फ डेमोक्रेसी का वो मतलब नहीं है। इसके एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं चाइना और नॉर्थ कोरिया, जहाँ पे नॉर्थ कोरिया ने तो अपने नाम में लिखा हुआ है द डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया, जो वो क्लेम करते हैं कि वो डेमोक्रेटिक है, पर ये दोनों ही देश बिल्कुल भी डेमोक्रेटिक नहीं है। जहाँ हम चाइना में देखते हैं कि एक ही पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी का राज है, जहाँ पे सिर्फ वहाँ के कैंडिडेट होते हैं, लोगों के पास चॉइस ही नहीं होती है उस पार्टी के अलावा किसी और पार्टी को चुनने की। और नॉर्थ कोरिया में तो सिर्फ एक ही कैंडिडेट को खड़ा होना अलाउ होता है, वो होते हैं किम जोंग उन, जो कि दिखाता है कि चॉइस बहुत मैटर करता है। तो अगर चॉइस ना हो लोगों के पास, तो उस वोटिंग और इलेक्शन का कोई मत ही नहीं बनता है, जो कि हमें दिखाता है कैसे चॉइस ऑफ फ्री और फेयर इलेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। और ऐसे हम एक देश को पहचानते हैं कि वो एक डेमोक्रेसी है या एक डिक्टेटरशिप है। इसकी बात मैंने अपने तीसरे वीडियो में भी की है। और इसी से हम पहचानते हैं कि डेमोक्रेसी के कुछ फीचर्स होते हैं, जहाँ पे वोटिंग राइट्स, इलेक्शन और खासकर फ्री और फेयर इलेक्शन। साथ ही में डेमोक्रेसी एक बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम भी है, क्योंकि डेमोक्रेसी हमें सिर्फ चुनने का मौका ही नहीं देती, हमारी गलतियों को सुधारने का भी मौका देती है। अगर हमें कोई रिप्रेजेंटेटिव पसंद नहीं आता है, अगले 5 साल बदल भी सकते हैं, जो किसी और सिस्टम में नहीं मिलता है, और जहाँ पे गवर्नमेंट को अकाउंटेबल होना पड़ता है लोगों के लिए। और इसीलिए कहा जाता है कि डेमोक्रेसी लोगों का शासन है।